नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी शब्द बायोस प्लस लोगोस से मिलकर बना हुआ, ये पहले आपको बता चुके हैं। वैसे बायोस का अर्थ होता है जैव और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, जिसका अर्थ क्या होता है अध्ययन। तो जैव का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो कौन सी शाखा कहलाती है? बायोलॉजी। इसके अलावा जैव में पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव को रखा गया है। जैव में किसको रखा गया दोस्तों? पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव को। तो आप कह सकते हो पादप, जंतु और सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वो क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती। बायोलॉजी को अध्ययन के लिए दो भागों में बांट दिया। एक होती है बॉटनी और एक होती है भैया जूलॉजी। आप कह सकते हो दो मुख्य भागों में बांटा, इसके अलावा भी कई भाग होते हैं। बायोलॉजी में या बायोलॉजी का जो बायोलॉजी नाम है 1802 में लेमार्क व ट्रेवीरेनस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? लेमार्क व ट्रेवीरेनस के द्वारा। और फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? अरस्तु को। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? अरस्तु को। बॉटनी की बात करें तो फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। ये आपको नाम याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लेता है। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी किसको कहा जाता है? विलियम रॉक्सबर्ग। विलियम रॉक्सबर्ग मूलतः स्कॉटिश थे, लेकिन इन्होंने अपना अधिकतर समय या अपने जो प्रयोग थे वो कोलकाता में किए थे, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कहा जाता है। जूलॉजी के फादर किनको कहते हैं? अरस्तु को कहा जाता है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। बायोलॉजी का नाम 1802 में लेमार्क व ट्रेवीरेनस द्वारा दिया गया था। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी बॉटनी और जूलॉजी में बांटी गई है। बॉटनी के अंतर्गत वनस्पति का अध्ययन, जूलॉजी के अंतर्गत प्राणियों का अध्ययन। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी विलियम रॉक्सबर्ग, फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कोशिका के बारे में, क्योंकि कोशिका ही एक ऐसी इकाई होती है जिससे संपूर्ण जीव का निर्माण होता है। तो कोशिका की यदि अपन परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन, तो दोस्तों कोशिका की परिभाषा क्या होगी कि वह सूक्ष्मतम इकाई जिससे संपूर्ण सजीव का निर्माण होता है, जिससे संपूर्ण सजीव का निर्माण होता है, वह क्या कहलाती है भैया? कोशिका कहलाती है। कई जगह लिखा जाता है कि संपूर्ण सजीव के शरीर का निर्माण होता है, वो क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। कोशिका के बारे में यदि हम बात करें तो इसके गुण क्या होते हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं? कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम इकाई होती है। कोशिका शरीर की क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका शरीर की आधारभूत इकाई होती है। कोशिका शरीर की आनुवांशिकी की इकाई भी कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका के अंदर ही क्या उपस्थित होता है भैया? केंद्रक, और केंद्रक में ही क्या क्या पाया जाता है? केंद्रकीय पदार्थ। तो कोशिका इनको धारण करती है, इसलिए इसको आनुवांशिकी की इकाई भी कहा जाता है। इनको जैविक क्रियाओं की इकाई भी कहा जाता है। क्योंकि सजीव के शरीर में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी कौन होती है? कोशिका होती है। बात करें कोशिका को अध्ययन के लिए, इसमें दो शाखाएं बनाई गई हैं। एक तो सेल बायोलॉजी और एक साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंतर्गत कोशिका की आंतरिक
व बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। और साइटोलॉजी के अंतर्गत ध्यान रखना, आंतरिक और बाह्य संरचना का अध्ययन करें तो कौन सी शाखा कहलाती है? सेल बायोलॉजी। और आंतरिक व बाह्य संरचना के साथ साथ यदि कार्यों का भी अध्ययन किया जाए तो वो किसके अंतर्गत आता है भैया? साइटोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है कि सेल बायोलॉजी, आंतरिक व बाह्य संरचना का अध्ययन सेल बायोलॉजी, आंतरिक व बाह्य संरचना के अध्ययन के साथ साथ कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है तो वो किसके अंतर्गत आता है? साइटोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करें कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की जो खोज है, ये सभी टॉपिक ऐसे हैं जहां से बहुत ही शानदार क्वेश्चन निकल के आते हैं। और आप सभी से विनम्र रिक्वेस्ट है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट्स में आप उसकी जानकारी दें, जिससे हम अगली वीडियो में उस समस्या को सॉल्व कर सकें। देखिए, कोशिका की जो खोज हुई थी, देखो इसमें एक किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक तो मृत कोशिका की खोज, या केवल पूछ ले कोशिका की खोज। एक आपसे पूछे जीवित कोशिका की खोज। तो भैया मृत कोशिका की जो खोज की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? रॉबर्ट हुक के द्वारा। इन्होंने क्या किया था? वृक्ष की छाल से कॉर्क नामक पदार्थ को अलग किया था और कॉर्क के इन्होंने सेक्शन काटकर देखे थे। ये वृक्ष है, इसकी छाल से क्या अलग किया था? एक पदार्थ निकाला जिसको इन्होंने क्या कहा? कॉर्क। कॉर्क के सेक्शन काटे, और सेक्शन सपोज कीजिए ऐसे होते हैं जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, और इनको काट करके जैसे इसको यहां से अलग कर लिया और अलग करके सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर इन्होंने एक नया नाम दिया, कोशिका, जो कि कैसा है? मृत। तो इस मृत पदार्थ को इन्होंने क्या नाम दिया था? कोशिका नाम दिया था, जिसका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया है। तो ध्यान रखना, मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। वृक्ष की छाल से कॉर्क नामक पदार्थ को अलग किया, इसके बाद इसके सेक्शन काट कर देखे। सेक्शन काटने पर इनको क्या? एक मृत पदार्थ नजर आया, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया? कोशिका। इसका वर्णन इन्होंने कहां पर किया है? अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया है। कब खोज की गई थी भैया? 1665 ईस्वी में। इसके बाद बात करें जीवित कोशिका की, तो जीवित कोशिका देखिए, अब मृत कोशिका की खोज तो एक बार हो गई, अब जीवित कोशिका की खोज अलग अलग हुई थी। कैसे? जंतुओं में अलग और पादपों में। जंतुओं में जीवित कोशिका की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। और पादपों में किसके द्वारा की गई थी? ग्रू और मेलपीगी के द्वारा की गई थी। तो ये है कोशिका की खोज। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, जीवित कोशिका की खोज जंतुओं में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, पादपों में ग्रू और किसके द्वारा की गई थी? मेलपीगी के द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट है अपना कोशिका के सिद्धांत। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जिस तरीके से आपका रेस्पॉन्स मिल रहा है मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को ये सभी अच्छे से समझ में आ रहे हैं। जिस तरीके से आपके कमेंट्स आते हैं, और आगे भी मैं उम्मीद करता हूं कि हम इसी तरीके से टॉपिक को धीरे धीरे लेकर के चलने वाले हैं। आराम से समझिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, हमें अच्छे से साइंस को क्लियर करना है। अगला टॉपिक है अपना कोशिका सिद्धांत। तो दोस्तों कोशिका सिद्धांत दो है वो दो तरीके से दिया गया था। एक तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत कह सकते हैं आप इसको, जो कि स्लाइडन व स्वान के द्वारा दिया गया था, और एक है आधुनिक कोशिका सिद्धांत जो रूडोल्फ विर्चोव के द्वारा दिया गया था।
आधुनिक जो पहले जो कोश का सिद्धांत दिया गया था वो किसके द्वारा दिया? स्लाइडन व स्वान के द्वारा। देखो स्वान आपने हिंदी में पढ़े हो तो एक कुत्ता होता है, तो कुत्ता एक प्राणी है, तो आप कह सकते हो कि ये कौन से वैज्ञानिक थे? जंतु वैज्ञानिक। और ये कौन से थे भैया? वनस्पति। एक का नाम याद रखना है आपको, दूसरा उसके अपोजिट। तो स्वान कौन थे? जंतु वैज्ञानिक। स्लाइडन कौन थे? वनस्पतिक वैज्ञानिक। तो स्लाइडन व स्वान ने कोश का सिद्धांत दिया था। उसके बाद रूडोल्फ बिर्चो ने क्या दिया था? आधुनिक कोश का सिद्धांत। बहुत ही आसान है दोस्तों, साइंस बस समझ के चलना है। देखिए इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कुछ पॉइंट बताए कि सबसे पहले जो सजीव का शरीर होता है वो कोशिका या कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना होता है। पहला पॉइंट था कि सजीव का शरीर कोशिका या कोशिका के उत्पाद से मिलकर के बना होता है। दूसरा है शरीर में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं जो होती हैं उनके लिए उत्तरदायी कौन होती है? कोशिका होती है। और तीसरा इन्होंने कहा कि कोशिका आनुवांशिकी की इकाई होती है, क्योंकि कोशिका में ही क्या पाया जाता है भैया? केंद्रकीय पदार्थ पाया जाता है। तो मोस्टली ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि शरीर का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? कोशिका या कोशिका के उत्पादों से। शरीर में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं के लिए जो उत्तरदायी होती है वो कौन होती है? कोशिका। इसके अलावा कोशिका को क्या कहा? आनुवांशिकी की इकाई, क्योंकि कोशिका में ही क्या पाया जाता है? केंद्रकीय पदार्थ पाया जाता है। अब हम बात करते हैं रूडोल्फ बिर्चोव ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि नई कोशिका का निर्माण, जो नई कोशिका होती है उसका निर्माण पूर्ववर्ती यानी पुरानी कोशिका से होता है। नई कोशिका जो होती है वो उसका निर्माण किससे होता है? पुरानी कोशिका से होता है। इन्होंने क्या कहा? ओमनस सेलुला ई सेलुला। ये इन्होंने अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन दी, ओमनस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है कि नई कोशिका का निर्माण किससे होता है? पुरानी कोशिका से होता है। तो ये भैया कोशिका सिद्धांत है जो 2 तरीके से दिया गया, एक तो स्लाइडन व स्वान के द्वारा और एक रूडोल्फ बिर्चो के द्वारा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत के अपवाद के बारे में। कोशिका सिद्धांत के जो अपवाद हैं, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आते रहते हैं भैया। सबसे मोस्ट है इसमें वायरस। वायरस को क्यों कहा गया है अपवाद? क्योंकि इनके अनुसार समस्त शरीर का निर्माण कोशिका से होता है, जबकि वायरस आप कह सकते हो अकोशिकीय या अपूर्ण कोशिक होता है, क्योंकि इसमें कोशिका जैसा कोई लक्षण ही नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? अपूर्ण कोशिक। कोशिका के प्रमुख लक्षणों में से इसमें केवल एक लक्षण पाया जाता है कि ये क्या रखता है? आनुवांशिक पदार्थ। इसमें स्वयं का डीएनए या आरएनए पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कोशिका का कोई भी लक्षण नहीं है, इसलिए इसको अकोशिकीय या अपूर्ण कोशिक माना जाता है। दूसरा आप कह सकते हो वोकेरिया। ये क्या होता है भैया? एल्गी। एक होता है राइजोपस। ये क्या होता है भैया? फंजाई। तो ये सभी इसके क्या हैं? अपवाद है। कुछ प्रोटोजोन्स भी होते हैं। ये सभी क्या चीज है? कोशिका सिद्धांत के अपवाद। ये आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में देगा कि निम्न में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद नहीं है या फिर है, तो हमें सीधा सीधा नाम देगा जो कि आपको टिक करना है, केवल याद रखने हैं। अब हम बात करें कोशिका के आकार के बारे में। तो सबसे प्रमुख चीज तो यह है कि जो कोशिका का आकार है वो उसके कार्य के ऊपर निर्भर करता है, ना कि प्राणी की साइज के ऊपर। कैसे? अभी जैसे एक चूहा है और एक हाथी है, तो ऐसा नहीं है कि हाथी का आकार बहुत बड़ा है
तो इसमें कोश का आकार भी बड़ा होगा, चूहा का आकार छोटा है तो कोश का आकार भी छोटा होगा, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि काम करने वाली कोशिका कौन सी है। जैसे तंत्रिका कोशिका है तो आप जानते हैं तंत्रिका कोशिका का काम दोनों ही प्राणियों में संदेशों का आवागमन करना है, तो दोनों में ही समान कार्य, इसलिए हाथी में भी यह कोशिका बड़ी होती है और चूहा के अंदर भी यह कोशिका क्या होती है, बड़ी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोशिका का जो आकार है वो प्राणी की साइज पर निर्भर नहीं करता, बल्कि कोशिका के द्वारा किए जाने वाले कार्य पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं कोशिका के आकार के बारे में। तो कोशिका का आकार लगभग कितना होता है, 0.5 माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन तक होता है, यह आपको याद रखना है। सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो किसकी होती है भैया, मृतोपजीवी होता है। क्या नाम है, माइकोप्लाज्मा लेवाई, इसकी होती है, ये एक मृतोपजीवी है। कितनी, 0.1, ये औसतन है। ये जो आपको बताइए ये साइज एक औसत साइज है, ठीक है। तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा लेवाई, मृतोपजीवी होता है। इसके बाद यदि हम बात करेंगे, इसके बाद थोड़ी सी बड़ी कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा गैल्टी सेप्टिकम, 0.2 माइक्रोन। ये क्या होता है, एक परजीवी होता है। तो आपको याद रखने की सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा लेवाई की, और माइकोप्लाज्मा गैल्टी सेप्टिकम की 0.1 माइक्रोन, 0.2 माइक्रोन। ये आपको याद रखने हैं कोशिका के आकार से संबंधित। इसके अलावा यदि हम बात करें पादपों में, तो एक कोशिकीय पादपों में सबसे छोटी जो कोशिका होती है, एक कोशिकीय पादपों में किसकी होती है भैया, एसिटाबुलेरिया, शैवाल की होती है। और बहुकोशिकीय पादपों की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, बोहेमिया की होती है। बहुकोशिकीय किसकी होती है, बोहेमिया की होती है, ठीक है। यदि हम प्राणियों की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, प्राणियों में किसकी होती है भैया, शुतुरमुर्ग का अंडा। मनुष्य में यदि बात करें हम, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो अंडाणु। और मनुष्य में यदि बात करें कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु। यदि हम बात करें आकार बदलने वाली कोशिकाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आकार बदलने वाली कोशिकाएं तो कौन सी होती है, अमीबा, माइकोप्लाज्मा और मनुष्य में कौन सी होती है, WBC। ये याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है। एक कोश के पादपों में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, एसिटाबुलेरिया शैवाल की। बहुकोश की बात करें तो बोहेमिया। प्राणियों की यदि बात करें तो कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। मनुष्य की यदि बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, अंडाणु। मनुष्य की बात करें सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, शुक्राणु। आकार बदलने वाली कोशिका कौन सी होती है, अमीबा, आकार बदलने वाली कोशिका कौन सी होती है, अमीबा, माइकोप्लाज्मा। और मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, आकार बदलने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है, अमीबा, माइकोप्लाज्मा। और मनुष्य में कौन सी होती है, WBC। इसके अलावा यदि हम बात करें सबसे लंबी कोशिका मनुष्य में तो कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका। कौन सी होती है भैया, तंत्रिका कोशिका। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। जिससे क्या है कि आपको एग्जाम में अब ये यहां से सभी क्वेश्चन पुटअप, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। एक कोश के पादपों में, बहुकोश के पादपों में, प्राणियों में, मनुष्य में, लंबी, बड़ी, छोटी, आकार बदलने वाली।
अमीबा, माइकोप्लाज्मा और मनुष्य में WBC। अब हम एक इस टॉपिक की बात करते हैं अमीबा कि अमीबा में जो आकार बदलती है कोशिका, उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि अमीबा में क्या पाए जाते हैं? पादाब पाए जाते हैं, पादाब। इसका जैसे शरीर ऐसा है, सब कुछ चीजें, तो इसमें ऐसे उभार निकले रहते हैं जिनकी वजह से ये क्या करता है? गमन करता है। और इन पादाब की वजह से, या फिर इनको कूटपाद भी कहते हैं, इनकी वजह से ये गमन करता है और इन्हीं की वजह से इसके आकार में बार बार क्या होता रहता है भैया? परिवर्तन होता है। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अमीबा में आकार परिवर्तन की वजह क्या होती है? पादाब बनने के कारण। ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात आती है कोशिका की आकृति। तो देखिए कोशिका कई प्रकार की होती है, लेकिन हमें केवल एक याद रखनी है, शाखान्वित कोशिका। शाखान्वित कोशिका यानी ऐसी कोशिका जिसमें क्या पाई जाती हैं? शाखाएं पाई जाती हैं। और वो कोशिका कौन सी है भैया? तंत्रिका कोशिका, जिसमें क्या फैले रहते हैं? न्यूरॉन। आपने सुना होगा न्यूरॉन ही क्या करते हैं? सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहते हैं। तो शाखान्वित कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, जिसमें क्या होते हैं? न्यूरॉन होते हैं। और लास्ट हम बात करते हैं कोशिका। आज के क्लास का अंतिम टॉपिक है भैया कोशिका के प्रकार। कोशिका को कई भागों में बांटा गया है, लेकिन अध्ययन के लिए हम इसको छोटे छोटे खंडों में याद रखेंगे। कैसे? जैसे केवल संख्या के आधार पर यदि हम बात करें, केवल संख्या के आधार पर यदि हम बात करें तो कोशिका को एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में बांटा गया है। संख्या के आधार पर कोशिका को एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में बांटा गया है। दोस्तों विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपको थ्योरेटिकल मैटर समझ में आ रहा है तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे क्या है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से नई नई वीडियो नए नए तरीके से आपके सामने लाते रहें और समझाते रहें। देखिए कोशिका के प्रकार, तो संख्या के आधार पर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय क्या होता है? जिसमें संपूर्ण कार्य किसके द्वारा किया जाता है? एक कोशिका के द्वारा किया जाता है। या फिर संपूर्ण शरीर का निर्माण केवल कितनी कोशिकाओं के द्वारा बना होता है? एक कोशिका के द्वारा, जैसे कि अमीबा। यदि हम बात करें बहुकोशीय में, तो बहुकोशिकीय में क्या होता है? सजीव का निर्माण बहुत एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के होता है। इसके अलावा कार्य करने के लिए इसमें कई कोशिकाएं काम में आती हैं। और आप जानते हो कि जब अधिक कोशिकाएं काम में आती हैं तो कोशिका मिलकर के किसका निर्माण कर देती है भैया? ऊतक का। ऊतक मिलकर के किसका निर्माण कर देता है? अंग का। अंग मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं? तंत्र का। और तंत्र मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं? शरीर का या एक जीव का। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसके बाद क्या आएगा? पॉपुलेशन। इसके बाद क्या आएगा? कम्युनिटी। इसके बाद क्या आएगा? इकोसिस्टम। इसके बाद क्या आएगा? बायोस्फीयर, जो कि हम इससे पहले वाले पार्ट में चर्चा कर चुके हैं। तो संख्या के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में संपूर्ण शरीर का निर्माण एक कोशिका से होता है, संपूर्ण कार्य केवल एक कोशिका करती है। बहुकोशिकीय में संपूर्ण शरीर का निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं से होता है और कार्य करने के लिए कोशिकाएं कई विभागों में बटी होती हैं। तो कोशिका मिलकर के क्या बना देती है? वहां पर ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से तंत्र और तंत्र से शरीर या जीव का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा कोशिका की यदि हम प्रकार की बात करें तो कोशिकाओं को दो प्रमुख भागों में बांटा गया, जो आपको अब याद रखना है, जहां से क्वेश्चन भी कई बार पुटअप होते हैं। और वो दो भाग कौन से भैया? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब तक आपने ये कई बार पढ़ा होगा, कंफ्यूजन रहा होगा, लेकिन आज इसको अच्छे से समझते हैं और आपके सारे कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। देखिए ये जो डिवाइडेशन किया गया था, ये किया गया था केंद्रक
झिल्ली और केंद्रका के आधार पर। तो आप समझ गए होंगे कि एक तो ऐसा है जिसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रका नहीं पाई जाती और एक ऐसा है जिसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रका पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक क्या होती है भैया? प्रोकैरियोटिक होती है असीम केंद्री, और ये होता है ससीम केंद्री। तो फिर से समझिए कि एक तो ऐसा है जिसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रका नहीं पाई जाती है और एक ऐसा है जिसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रका पाई जाती है। तो देखिए, जब हम कोशिका की बात करें और इसमें ये केंद्रक बना दिया, अब सपोज कीजिए कि इसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं है, तो क्या होगा? इस केंद्रक की कोई सीमाएं नहीं है, अनलिमिटेड है, असीमित है। तो उसको हमने क्या कह दिया? असीम केंद्री, कोई सीमा ही नहीं है। जबकि यहां पर क्या होगा? कोशिका है, ये केंद्रक है और ये क्या पाई जा रही है? केंद्रक झिल्ली, और ये क्या पाई जा रही है? अंदर केंद्रका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो गया भैया? ससीम केंद्री हो गया। केंद्रक की क्या बना दी हमने? सीमाएं बना दी। तो ये कहलाता है असीम केंद्री, ये कहलाता है ससीम केंद्री। इसमें केंद्रक झिल्ली व केंद्रका नहीं पाई जाती है, इसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रका पाई जाती है। इसके अलावा हम बात करें अंगों के बारे में, तो देखिए इसमें कोशिकीय अंगक नहीं पाए जाते हैं। जैसे ये कोश का द्रव्य है, तो इसमें जो अंग होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, जबकि इसमें अंगक पाए जाते हैं। तो ये आपको 3 पॉइंट क्लियर हो गए। केंद्रक झिल्ली एब्सेंट, केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट, केंद्रका एब्सेंट, केंद्रका प्रेजेंट, कोशिकीय अंगक एब्सेंट, कोशिकीय अंगक प्रेजेंट। तो ये आपके 3 टॉपिक हो गए। आगे बात करते हैं जैसे इसी के बारे में, जैसे ये कोशिका आप याद रख सकते हो, कोशिका, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक झिल्ली, केंद्रका, और भी आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ की बात करें हम, तो इसमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है भैया? डीएनए। और इसमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? गुणसूत्र। इसमें जो डीएनए होता है वो किस प्रकार का पाया जाता है? वृत्ताकार प्रकार का। इसमें जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? रेखीय प्रकार का होता है। और डीएनए से आपको पता होगा हिस्टोन प्रोटीन, तो इसमें वो हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? एब्सेंट होती है, और इसमें क्या होती है? प्रेजेंट होती है। राइबोसोम की बात करें तो इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि इसमें कौन सा पाया जाता है? 80S राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया होता है, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह, ये सब कौन होते हैं? प्रोकैरियोट होते हैं। इसमें कौन आते हैं? समस्त प्राणी, पादप, सब किस में रखे गए हैं? समस्त प्राणी, पादप सब किस में रखे गए हैं? यूकैरियोट्स में। अब आप समझ गए होंगे असीम केंद्री ससीम केंद्री मतलब। असीम केंद्री ससीम केंद्री मतलब क्या होता है? डीएनए, गुणसूत्र, वृत्ताकार डीएनए, रेखीय डीएनए, एब्सेंट, प्रेजेंट, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, जीवाणु, बीजीए में होता है। ये किसमें होता है? समस्त प्राणी या पादपों में पाया जाता है। इसके अलावा कोशिकीय अंगक एब्सेंट, कोशिकीय अंगक प्रेजेंट। इसके अलावा श्वसन की बात करें तो ये श्वसन किसके द्वारा करते हैं भैया? मीजोसोम के द्वारा। और ये श्वसन किसके द्वारा करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। कोशिकीय अंगक के जो काम में आता है, ये क्या होता है? कोशिका झिल्ली से बना होता है। कोशिका झिल्ली का रूपांतरण है मीजोसोम, और ये माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं कोशिकीय अंगक पाया जाता है। तो इस तरीके से आज का टॉपिक समाप्त होता है, और आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। इससे क्या है कि हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे और आपकी समस्याओं को सॉल्व करते रहेंगे। इसके अलावा विशेष बात जो आप ध्यान रखने वाली बात है कि कंपटीशन एग्जाम के अलावा कोई भी स्टूडेंट या टीचर जो 6 से 10 तक पढ़ रहा है या पढ़ाना चाह रहा है कोई नया, तो उसके लिए अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इससे बेहतर वीडियो कहीं नहीं हो सकती है। तो इसलिए आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर करें और अधिक से अधिक इसको देखें बार बार, और कोई भी समस्या आती है कमेंट्स करें, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो में हम कम चर्चा करते हों, लेकिन यदि आप पर्सनली मुझसे पूछोगे तो मैं उस चीज़ को आपको विस्तार से समझा सकता हूं और उसको आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप अधिक से अधिक जुड़ें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले वीडियो के लिए धन्यवाद दोस्तों।